जादुई चंद्रहार। माधुरी और प्रमोद की शादी को 4 साल बीत गए थे। माधुरी पूरी तरीके से अपने घर गृहस्थी में रम गई थी और प्रमोद प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पिताजी रिटायर हो गए थे और जो पैसा मिला था उससे ही घर खरीद लिया और बाकी जो कुछ बचा था वो प्रमोद और माधुरी की शादी में खर्च हो गया था। प्रमोद की तनख्वाह से ही घर चलता था। माधुरी ने अपनी शादी की पहली रात को ही बड़ी मासूमियत से कहा था कि बचपन में उसने जब से गमन फिल्म देखी थी तब से उसकी एक चंद्रहार पहनने की इच्छा थी, पर अभी तक वो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। प्रमोद अपनी लाई हुई सारी तनख्वाह माधुरी को ही दे देता था। हर महीने थोड़े बहुत माधुरी पैसे बचा कर रखती, लेकिन महीने का आखिरी समय आते आते वो पैसे भी खर्च हो जाया करते थे। अब माधुरी का जन्मदिन आने वाला था। प्रमोद उसको काम करते हुए देखकर मासूमियत से सोचता है, माधुरी, जब से मेरे घर में आई हो, जब से तुमने पूरे परिवार को अच्छे से बांध कर रखा है और सबका पूरा ध्यान रखती हो, सबको संभाल कर रखती हो। आज तक तुमने मुझसे एक भी फरमाइश नहीं की सिवाय एक चंद्रहार के। प्रमोद उस दिन जब शाम को कुछ सामान लेने बाहर गया तब उसने वहाँ देखा कि एक बूढ़ी औरत आर्टिफिशियल कंगन, चूड़ियाँ और हार बेच रही थी। प्रमोद ने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर उससे पूछा, अम्मा, क्या आपके पास चंद्रहार मिल जाएगा? उस बूढ़ी औरत ने प्रमोद के तरफ एक गहरी नजर डाली और बोली, है तो। पर प्रमोद ने बूढ़ी औरत की पूरी बात सुने बिना ही वो चंद्रहार मांग लिया। अम्मा, तुम बस एक जोड़ी चंद्रहार दे दो। बुढ़िया ने अपने संदूक के सबसे नीचे से एक मखमली कलर का डब्बा निकाला और चंद्रहार निकालकर दिखा दिया। वो चंद्रहार बहुत खूबसूरत था। दिखाने के बाद बुढ़िया ने कहा, बेटा, इसका दाम बहुत ज्यादा है। जो भी हो, आप बस दे दो। इतना बोलकर प्रमोद ने अपने मन में सोचा, इसका मूल्य सोने से अधिक थोड़ी ना होगा। वो पूरे 300 रुपए देकर उस चंद्रहार को ले आया। घर आकर प्रमोद ने वो डब्बा माधुरी के हाथों में थमा दिया। उस चंद्रहार को देखकर माधुरी का चेहरा खिल उठा और उसने बड़ी मासूमियत से बोला, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो आपने इतना महंगा मेरे लिए चंद्रहार खरीद लिया? अरे, तुम पहन कर तो देखो। माधुरी ने तुरंत वो चंद्रहार पहन लिया और बोली, क्या आपको याद था कि मैंने आपसे चंद्रहार मांगा था? पत्नी की पहली और आखिरी ख्वाहिश कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि उस दिन के बाद से तुमने मुझसे कुछ और मांगा ही नहीं। अच्छा सुनो, कल मैं अपने मायके जाऊंगी। मेरी सहेली नीलम ने कहा था कि अगर शादी में तुम्हारा चंद्रहार नहीं आया तो बाद में कहाँ से आएगा, क्योंकि ससुराल वाले तो शादी के बाद कुछ नहीं देते, शादी में ही जो देते हैं वही बस अपना होता है। मुझे उसे ये चंद्रहार दिखाना है। ये सुनकर प्रमोद ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चली जाना। दूसरे दिन माधुरी जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर अपने मायके चली गई और जब उसकी सहेलियों को पता चला कि माधुरी अपने ससुराल से आई है तो सब उससे मिलने के लिए चली आई। माधुरी उन्हें बिठाकर बोली, मैं अभी आती हूँ, और वो अंदर गई और जाकर उसने अपनी जैसे ही अटैची खोली तो उसके आश्चर्य की सीमा ही ना रही, क्योंकि उसके अटैची में अब कम से कम 8 मखमली वैसे ही डिब्बे रखे थे जिस डिब्बे में चंद्रहार था। और उसने एक एक करके सारे डिब्बे खोले और उसने देखा कि अब उन 8 के 8 डिब्बे में वैसा ही चढ़ाऊ चंद्रहार है। वो बिना पलक झपकाए कुछ देर वहीं बैठी रही। तभी बाहर से उसकी सहेली नीलम ने उसे आवाज लगाई, अरे, हमें यहाँ बिठाकर खुद कहाँ चली गई माधुरी? माधुरी ने फटाफट अपनी अटैची बंद की और अपना एक चढ़ाऊ चंद्रहार लेकर अपनी सहेलियों को दिखाने पहुंच गई। सारी सहेलियों ने अपने हाथों में ले लेकर उसका चंद्रहार देखा और खूब प्रशंसा की। और शाम को माधुरी जब अपने ससुराल वापस आई, उसने प्रमोद को एक साथ सारे चंद्रहार दिखाए। प्रमोद तो खुद ही चकित रह गया, क्योंकि उसने तो एक ही, वो भी आर्टिफिशियल चंद्रहार खरीदा था, पर ये सारे तो शुद्ध सोने के जड़ाऊ चंद्रहार थे। दूसरे दिन प्रमोद ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और बाजार जाकर उस बुढ़िया को ढूंढने लगा, पर कोई भी उस बुढ़िया के बारे में जानता ही नहीं था।
फिर प्रमोद एक चंद्रहार लेकर सुनार के पास गया। जब वो हार सुनार को दिखाया तो सुनार बोला, यह हार तो बहुत कीमती है और यह आपने कहाँ से खरीदा? यह तो शुद्ध सोने का है। ये सुनकर प्रमोद घर पहुंचा और आते ही माधुरी से बोला, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है माधुरी। चलो सारे चंद्रहार सुनार के पास बेचकर पैसे ले आते हैं और एक हार मैं अपने पास रख लेती हूँ। फिर उन्होंने सारे चंद्रहार बेच दिए। सिर्फ एक माधुरी ने अपने पहनने के लिए रख लिया। उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए और फिर 3-4 दिन बाद माधुरी ने जब अपनी अटैची फिर से खोली तो वो आश्चर्य से चीख पड़ी, प्रमोद जल्दी इधर आइए, आकर देखिए। प्रमोद ने देखा कि इस बार माधुरी के अटैची में फिर से मखमली डब्बे में खूब सारे हार रखे हुए थे, जिसमें बहुत सारे चंद्रहार थे। अब प्रमोद को सब कुछ समझ आ गया था। शायद यह चंद्रहार कोई जादुई हार है। यह तो सुना ही होगा माधुरी, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। वे लोग जितना चंद्रहार बेचते उतने ही चंद्रहार उनके अटैची में फिर से आ जाते। अब तो उनके पास काफी पैसा हो गया था। अब प्रमोद ने अपनी दुकान खोल ली और अपना व्यापार कर लिया। इस बात को बहुत साल बीत गया। माधुरी और प्रमोद के घर अब एक बेटे का जन्म हुआ। तभी उन लोगों ने घर के कुछ काम काज के लिए एक काम वाली भी रख ली थी। उस समय घर में बहुत लोगों का आना जाना था। इसी वजह से माधुरी ने अपने गले से चंद्रहार निकालकर अलमारी में रख दिया था। पद्मा उनकी नई काम वाली थी, तो वो उस घर में ताक लगाए बैठी रहती थी। उसने माधुरी के इधर उधर होते ही अलमारी में से माधुरी का चंद्रहार निकाल लिया। लेकिन कामवाली के घर से बाहर निकलने से पहले ही वो चंद्रहार का डब्बा उसके हाथ से छूटकर अपने आप गिर गया और तभी आवाज सुनकर माधुरी आ गई। माधुरी को देखकर कामवाली घबरा गई। माधुरी ने उसे पकड़ लिया। तभी पद्मा बोली, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या इस डब्बे में करंट है? ये करंट मेरे हाथों में कैसे लगा? मैं वही सोचकर तो हैरान हूँ। माधुरी कुछ नहीं बोली, पर उसको भी इस बात का आश्चर्य हुआ। लेकिन सबसे पहले उसने उस पद्मा को घर से काम से निकाल दिया। प्रमोद ने माधुरी के साथ जाकर मंदिर के बाहर भंडारा करवाया, वृद्ध आश्रम खुलवाए, स्कूल खुलवाए, गरीब बच्चों के लिए काफी कुछ पुण्य के काम किए। उन दोनों से जितना हो सकता था उन दोनों ने गरीबों की उससे ज्यादा मदद की, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि गरीबी क्या होती है। चंद्रहार ने उन दोनों के जीवन में बहुत सारी खुशियां भर दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। शिवा अपनी पत्नी अंजलि और अपनी बेटी रूपा के साथ केशवपुर गांव में हंसी खुशी से रहता था। उसका छोटा सा परिवार आपस में बहुत ही प्रेम और एकजुट होकर रहते थे। शिवा की एक फैक्ट्री थी जो गांव से बाहर एक बड़े से शहर में थी। शिवा की फैक्ट्री में बहुत सारे सुंदर सुंदर चमचमाते हुए अलग अलग प्रकार के लहंगे थे। शिवा की फैक्ट्री बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमेशा भीड़ लगी रहती थी। शिवा अपनी फैक्ट्री में कुछ लड़कों को काम पर रखता है। वो लड़के लोगों को लहंगे दिखाई करते थे। लहंगे पसंद करने के बाद फैक्ट्री के काउंटर पर बिल बनवाते थे। शिवा की पत्नी अंजलि बहुत ही समझदार और घरेलू महिला थी। वो अपने घर के सभी काम किया करती थी और उसके बाद अपने पति शिवा की फैक्ट्री में जाया करती थी। शिवा की बेटी रूपा स्कूल पढ़ने जाया करती है और बहन अभी केवल 12 वर्ष की थी। रूपा बहुत ही होशियार और चतुर लड़की थी। वो कभी किसी से हार नहीं मानती थी और हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह अंजलि घर के काम कर रही होती है। माय डियर वाइफ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे अपने काम पर निकलना है। मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देर हो रही है। अभी लाई जी, आप टेबल पर बैठिए, खाना तैयार है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। अंजलि टेबल पर खाना लगा रही होती है। तभी उनकी बेटी रूपा भी खाने की टेबल के पास आ जाती है।
माँ गुड मॉर्निंग, डैड गुड मॉर्निंग। माँ नाश्ते में क्या बना है आज? मुझे जल्दी से दे दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अरे अरे, दोनों बाप बेटी घोड़े पर सवार रहते हो। जरा सी देर नहीं हुई कि यहाँ वहाँ भागने लगी। आराम से बैठो। आज मैंने खाने में सैंडविच बनाए हैं और तुम दोनों का लंच मैंने पैक कर दिया है। इस तरह तीनों लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद रूपा अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और शिवा अपनी फैक्ट्री पर काम के लिए निकल जाता है और अंजलि घर के काम खत्म करके शिवा के फैक्ट्री में चली जाती है। दोपहर को रूपा जब स्कूल से आती है तो वो अपनी पढ़ाई करने लगती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। शाम हो जाती है। शाम को जब अंजलि और रूपा दोनों फैक्ट्री से घर आ रहे होते हैं तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि शिवा की फैक्ट्री बहुत ही पॉपुलर थी तो आसपास के लोग उनको पहचान लेते हैं और वो उन दोनों की डेड बॉडी लेकर उनके घर जाते हैं। जब पड़ोस के लोग रूपा के घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो रूपा बाहर आती है। तभी उन लोगों में से एक महिला रूपा को सारी बातें बताती है कि कैसे उनके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। ये सब सुनकर रूपा बहुत जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। पड़ोस के लोग रूपा को दिलासा देते हैं और उनके माता पिता का देह संस्कार कर देते हैं। रूपा कुछ दिनों तक अपने घर में उदास रहती है और बैठे बैठे अपने माता पिता को सोचती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन रूपा को अपने पिता की फैक्ट्री की याद आती है और वो ठान लेती है कि अब वो अपने पिता की फैक्ट्री को आगे बढ़ाएगी। अपने पिता के बिजनेस को अब वो संभालेगी। अगली सुबह नाश्ता करके रूपा अपने पिता की फैक्ट्री पर पहुंच जाती है और अपने पिता के लहंगे की फैक्ट्री पर लहंगे देखने लगती है। क्योंकि रूपा अभी बहुत छोटी थी इसलिए रूपा को बिजनेस करना नहीं आता था तो वो अपने पड़ोस के अंकल का सहारा लेती है। पड़ोस के अंकल जिनका नाम ब्रिजेश था वो रूपा की फैक्ट्री में काम करने लगते हैं और रूपा की फैक्ट्री के काम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और रूपा अब बड़ी हो जाती है। वो अपने पिता का बिजनेस अब खुद संभाल सकती थी तो वो अपने अंकल ब्रिजेश से कहती है, अंकल आपने मेरी बुरे समय में बहुत सहायता की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती और अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पिता का बिजनेस अब खुद संभाल लूँ। तो अब आप अपने लिए कोई अलग काम ढूंढ सकते हैं। बेटी यह तुम क्या कर रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता शिवा और मैं एक ही फैक्ट्री के मालिक है। हम दोनों ने पार्टनरशिप में यह बिजनेस स्टार्ट किया था और अब तुम अलग होने को कह रही हो। अंकल आप ये क्या कह रहे हो? मेरे पिताजी ने तो मुझे ये बात कभी नहीं बताई। जरूर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ताकि आप हमारी फैक्ट्री का हिस्सेदार बन सके। मैं ये सब नहीं मानती। रूपा तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कानूनी तौर पर इस फैक्ट्री का हिस्सेदारी हूँ। अगर तूने मुझे यह नहीं दिया तो मैं तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कराऊंगा और तेरी पूरी फैक्ट्री को अपने नाम करा लूंगा। अंकल आपको जो करना है आप करिए। अगर आपके पास इस फैक्ट्री का हिस्सेदार होने का कोई सबूत है तो आप मुझे लाकर दिखाइए। ब्रिजेश एक बहुत ही तेज और चालाक आदमी था। वो नकली पेपर बनवाकर रूपा को दिखाता है परंतु रूपा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो उन पेपर को देखकर समझ जाती है कि ये नकली पेपर्स हैं और वो फोन लगाकर पुलिस को अपनी फैक्ट्री में बुला लेती है। रूपा सारी बातें थानेदार को बताती है। लाओ फैक्ट्री के पेपर मुझे दिखाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रिजेश डर चुका था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी थानेदार उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर पूरे 50,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। ब्रिजेश इन सब का बदला रूपा से लेना चाहता था और वो ठान लेता है कि अब वो रूपा से बदला लेकर रहेगा। एक दिन रूपा अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर अपने घर चली जाती है। तभी ब्रिजेश मौका देखते ही उसके लहंगे की फैक्ट्री में आग लगा देता है और वहाँ से दबे पैर निकल जाता है। फिर अगली सुबह जब रूपा आकर देखती है तो उसकी फैक्ट्री बिल्कुल जलकर राख हो चुकी थी और वहाँ चारों तरफ आग लगी थी। रूपा अपने फैक्ट्री की ये हालत देख बहुत रोती है और अपने घर चली जाती है।
रूपा अपने घर बहुत उदास रहने लगती है और वो खाना भी नहीं खाती, जिसके कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। एक दिन रूपा सोचती है कि इतनी बेकार जिंदगी से अच्छा वो अपनी जान दे दे और वो अपनी खिड़की से कूदने की कोशिश करती है। तभी एक परी आकर उसको रोक लेती है। अरे, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, फिर भी तुम ये कायर वाले काम क्यों कर रही हो? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी जान दे दो। आपको तो सब पता है, तो आप ही बताइए, मैं अपने माता पिता के बिना अकेले इस दुनिया में किसके सहारे रहूं? रूपा, तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो और तुम हमेशा दूसरे की सहायता करती हो, इसलिए मुझे यहाँ रानी परी ने तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। परी जी, आप मेरी क्या सहायता कर सकती हैं? क्या आप मुझे मेरी फैक्ट्री वापस दिला सकती हैं? रूपा, मैं तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री तो नहीं दिला सकती, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा कुछ है। ये लो, ये परीलोक का जादुई विशाल लहंगा है। ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं है, ये लहंगा तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, मुझे परीलोक जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूपा वो जादुई लहंगा देखने लगती है। वो लहंगा बहुत ही बड़ा था और बहुत चमकदार था। रूपा जब उस लहंगे के घर के अंदर जाती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। रूपा उस जादुई विशाल लहंगे में देखती है कि उसमें कई तरह तरह के लहंगे हैं। रूपा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी उस घर से आवाज आती है, रूपा बेटा, तुम्हारा इस लहंगे के घर में स्वागत है। ये लहंगे का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, पहनने के लिए अच्छे अच्छे लहंगे और तुम्हारी सभी जरूरतों का सामान तुम्हें देगा। रूपा ये सब देखकर बहुत खुश होती है और वो उस लहंगे के घर में रहने लगती है और उस लहंगे के घर के लहंगे को बेचने लगती है, जिससे रूपा बहुत सारे पैसे कमाती है और बहुत अमीर हो जाती है और वह उस जादुई लहंगे के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।